गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में क्लास 10th की केमिस्ट्री के अंतर्गत आप सभी लोग केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो ये है। क्लास 10th का पहला वीडियो आपका परिवर्तन पर आधारित था, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप सभी लोगों को पढ़ाया गया था। तो आज का क्लास जो है दो टॉपिक पर रहेगा, एक रासायनिक अभिक्रिया और एक रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे पहले की क्लास में आपने परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। देखा था कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो चर्चा रासायनिक परिवर्तन की ही करनी थी और उसमें ये बताया गया था कि रासायनिक परिवर्तन में मुख्यतः होते क्या हैं, जो पदार्थ होते हैं उसमें ऐसा परिवर्तन होता है कि उसके रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाते हैं और उसके रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है उसमें नया पदार्थ बनता है और उस नए पदार्थ से पुराना पदार्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आज के टॉपिक में रासायनिक परिवर्तन के बाद आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है। रासायनिक अभिक्रिया आपको ढंग से समझना है और इससे पहले आप सभी लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो नया अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। अब सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब अपलोड किया गया। तो अगर ऐसा किए रहेंगे, सब्सक्राइब किए रहेंगे और फिर बेल आइकन को भी प्रेस किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा, ताकि आपको ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, स्टेप वाइज स्टेप पढ़ते चले जाएंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन पहले से लिखा हुआ है, जब एक या एक से अधिक तत्व आवलिक यौगिकों, तत्वों अथवा यौगिक, अब तत्व और यौगिक दो शब्द लिखा गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकता है। मतलब एक तत्व हो सकता है, एक से अधिक तत्व या यौगिक भी हो सकते हैं। तो एक या एक से अधिक तत्वों और यौगिकों के परमाणु, एटम पुनर्व्यवस्थित होके, पुनर्व्यवस्थित, जैसे ये ध्यान रखिएगा किसी भी यौगिक में परमाणु एक प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जैसे हम एक यौगिक की बात करते हैं NaCl, ये यौगिक है। H2SO4 ये भी एक यौगिक है। ऐसे आपका H2 वो जल एक यौगिक है। इसमें परमाणु तत्वों के परमाणु व्यवस्थित हैं। मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि इस यौगिक में सोडियम और क्लोरीन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए व्यवस्थित हैं। इस यौगिक में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, मतलब दो परमाणु हाइड्रोजन का, एक परमाणु सल्फर का और 4 परमाणु ऑक्सीजन का आपस में व्यवस्थित हो गए हैं, एक संरचना के अनुसार जुड़े हुए हैं। वो संरचना आप आगे पढ़ेंगे उच्च क्लास में और संक्षेप में 10th में भी पढ़ा जाएगा। ऐसे इस यौगिक में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ व्यवस्थित है, जुड़ा हुआ है। तो ये परमाणु व्यवस्थित होते हैं। किसी भी यौगिक में तत्वों के परमाणु व्यवस्थित होते हैं, एक प्रकार से अलग अलग ढंग से व्यवस्थित होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में होता ये है, पुनर्व्यवस्थित शब्द आया है, मतलब इनके परमाणु पुनः, मतलब फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं। जिस प्रकार से व्यवस्था है वो व्यवस्था बदलकर दूसरे प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस और व्यवस्थित होकर, पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए तत्वों या यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नहीं होता है, केवल तत्वों और यौगिकों के परमाणु की जो व्यवस्था होती है
वो व्यवस्था भंग होके फिर से नए सिरे से नए प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस परिघटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो डिफिनीशन को एक बार और ध्यान दिया जाए, जब एक या एक से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए तत्वों या यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को जो घटित होती है, इस प्रकार की व्यवस्था जो होती है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए, हमने वहाँ पे आपको बताया था कि जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, ये आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थों का दहन जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति पर ही निर्भर करता है। आप अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ ले लीजिए और ऐसे स्थान पर जलाइए जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, तो वो जल नहीं सकता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम जल जाता है और सफ़ेद राख प्राप्त होता है। वो सफ़ेद राख मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे रिएक्शन देखें, अभिक्रिया देखेंगे, जैसे में लिखा जाएगा, जब मैग्नीशियम का दहन होता है, जैसे नंबर 1 उदाहरण में देखिए, मैग्नीशियम का दहन। अब मैग्नीशियम का जब दहन करते हैं, जलाया जाता है, तो क्या होता है ये देखना है। Mg मैग्नीशियम ये एक तत्व है और ऑक्सीजन अलग तत्व है O2। ये जब दहन होगा तो दोनों के परमाणु व्यवस्थित हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नीशियम का परमाणु अलग है और ऑक्सीजन जो तत्व है अणु के रूप में है, उसके दोनों परमाणु अलग हैं, दोनों परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो Mg वो बन जाता है और यहाँ हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं, वो बैलेंसिंग की बात है, तो यहाँ भी 2 लिखते हैं। तो अब देखो, यहाँ आपको ये ध्यान देना है। चलो हम 2 को हटा रखते हैं, अभी बैलेंस बाद में करेंगे। देखो, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु अलग अलग हैं और यहाँ पर जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो दोनों के परमाणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यहाँ जुड़ गया मतलब परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम का परमाणु अलग है और ऑक्सीजन का परमाणु अलग है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि दोनों के परमाणु एक दूसरे से जुड़ गए। तो यहाँ परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन हुआ। तो इसको बैलेंस हम कर देते हैं। आप बैलेंस करना नहीं जानते हैं, बाद में समझ जाएंगे जब बैलेंसिंग होगा 2-3 वीडियो के बाद, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बैलेंस क्या आता है। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किए तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर जो परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन हुआ, मतलब यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणु एक दूसरे से ऐड हो गए, जुड़ गए। तो इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार से जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं C। ये कार्बन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु है। ये दोनों में आपस में अभिक्रिया, मतलब ये होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आप तो जानते हैं ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु अलग अलग थे, यहाँ पर क्या हो गए, ऐड हो गए, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, केवल परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन हो रहा है, पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं केवल जैसे पहले जिस प्रकार से ऐड थे वो दूसरी प्रकार से ऐड हो जाते हैं। तो इसी परिघटना को, इन्हीं सारी चीज़ों को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब आप देखेंगे इसमें थोड़ा अस्पष्ट है और दूसरा बड़ा रिएक्शन देखते हैं तो उसमें समझ में और आएगा। जैसे जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है, जिंक ये जड़न है, ये तत्व है
और सल्फ्यूरिक अम्ल एक आप प्रकार का यौगिक है H2SO4, ये यौगिक है। हमने क्या लिखा है परिभाषा में, जब एक या एक से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों, तो एक तत्व और एक यौगिक यहाँ है बेटा, ठीक। तत्व और यौगिक हो सकते हैं, दोनों यौगिक हो सकते हैं, दो हैं, तीन भी हो सकते हैं, इससे नहीं मतलब है, एक या एक से अधिक कुछ भी होगा, आपस में अभिक्रिया करते हैं ये, तो बनता क्या है ZnSO4 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ देखो H2SO4 में देखते हैं Zn का परमाणु अलग है, और यहाँ पर देखा Zn जिंक का जो परमाणु है वो SO4 के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु सल्फर और ऑक्सीजन के एक साथ व्यवस्थित थे, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन को अलग कर दिया गया और वहाँ पर जिंक आ गया Zn, और हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। तो परमाणु का क्या हुआ, पुनर्व्यवस्थापन हुआ। तो इसी पर घटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनीशन और एक बार देख लीजिए। जब एक या एक से अधिक तत्वों आवलिक यौगिकों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए तत्वों अथवा यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन होता है। जो तत्वों और यौगिक के परमाणु होते हैं वो फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं, एक नए प्रकार से, जिस प्रकार की व्यवस्था होती है उससे हट के अलग प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे जब मैग्नीशियम Mg और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो इसमें देख लो परमाणुओं का व्यवस्था पहले देख लीजिए। मैग्नीशियम का परमाणु अलग है और हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब अभिक्रिया होगी तो बन जाएगा आपका MgCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ अलग हो जाएगा और यहाँ 2 लिखेंगे, आपका रिएक्शन बैलेंस होगा। बैलेंस करने के लिए लिखा गया, वो बाद में हम बताएंगे कैसे बैलेंस होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु एक साथ थे, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया, क्लोरीन किस पर आ गया, मैग्नीशियम के साथ आ गया। देखो मैग्नीशियम था और मैग्नीशियम पर क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन है, तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया आपके बात समझ में आ गई होगी। कुल मिला के इतने ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन, परमाणुओं का फिर से व्यवस्थित होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, और इसी परिघटना को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आप पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, ठीक। तो इसको हटा देते हैं, परिभाषा लिख लीजिएगा, कोई एक आध 2 उदाहरण जो अच्छा लगे, छोटा रहे, आसानी से लर्न हो जाए, वो याद कर लिख लीजिएगा। तो अब आप पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन। अब ये देखना है हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अभी देखा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व और यौगिक थे, और उसके बाद अभिक्रिया के उपरांत जो बनने वाले तत्व और यौगिक थे,
उनको सूत्रों और प्रतीकों के द्वारा व्यवस्थित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब रासायनिक किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों को और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को सूत्रों या प्रतीकों के रूप में लिखना, प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। डिफिनीशन क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों को और अभिक्रिया के उपरांत या अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले नए तत्वों या यौगिकों को सूत्रों या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। डिफिनीशन आप लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले नए पदार्थों को सूत्रों और प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, हमने बताया पदार्थ में भाग लेने वाले जो हो सकते हैं वो तत्व भी होता है, यौगिक भी हो सकता है। तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकते हैं, दोनों तत्व हो सकते हैं, दोनों यौगिक हो सकते हैं, एक तत्व एक यौगिक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप ऐसे पदार्थ बनते भी हैं, तत्व भी बन सकता है, यौगिक भी बन सकता है, एक ही बन सकता है, एक से अधिक बन सकता है, दो बन सकते हैं, दो से अधिक बन सकते हैं। तो उन सभी को सूत्रों और प्रतीकों को, उनको सूत्र और प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करने की जो विधि होती है, प्रदर्शित करने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो इसी तरह डिफिनेशन लिखा गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों को और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले नए तत्वों या यौगिकों को सूत्रों या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में
संयोग करके या अभिक्रिया करके कुछ भी लिख सकते हो, संयोग करके कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनाते हैं। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा कार्बन डाई ऑक्साइड। ये लिखा हो, ये बना कार्बन और ऑक्सीजन। इसका मतलब समझिए, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब यही रासायनिक समीकरण कब कहलाएगा, जब इसी को हम प्रतीक और सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर दें। इसको सूत्र के रूप में लिख दिया जाए, प्रतीक के रूप में लिखा जाए। तो सब लोग जानते हो कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C। क्या होता है, C। और प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का प्रतीक होता है वो, लेकिन यहाँ O2 लिखा जाएगा, अणु के रूप में लिखा जाएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व या कोई यौगिक या प्रमाण हमेशा अणु के रूप में लिखे जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ, तत्व, यौगिक कुछ भी जो लिखा जाएगा वो सब हमेशा अणु के रूप में लिखा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको अगले एक वीडियो में और क्लियर होंगी, लेकिन यहाँ जाने रहिए। और जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा CO2, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही चीज़ आपका ये रासायनिक समीकरण है। यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था को, ये जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, उसी को हम सूत्र के रूप में संक्षेप में लिख दिया गया है। तो इसी को हम समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाला परिवर्तन होता है उसको जो तत्व भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, उसके बाद उसको, उन सभी चीज़ों को अगर हम सूत्रों और प्रतीकों के द्वारा लिख दें तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण, ये बात हुई। रासायनिक समीकरण में दो चीज़ें होती हैं, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। तो ये भी इसी क्लास में आपको सीख लेना है, इसमें कौन सा अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है। ठीक, देखिए इसको हम डाल देते हैं, फिर आगे आपको हम बताते हैं। एक रासायनिक समीकरण का हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, सेकंड। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इससे पहले अभी आपने इसका रिएक्शन देखा था। तो ये Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में भाग लेते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, यहाँ 2 लिखा जाता है, यहाँ 2 लिखा जाता है, वो बैलेंसिंग की बात है। तो अब इस समीकरण को देखो, इस अभिक्रिया को देखो, तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें दो पदार्थ भाग लेते हैं। कौन कौन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो ये दो जो है ये अभिकारक है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अब ये एक उदाहरण हमने लिखा था, Zn, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4। ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट, और प्लस हाइड्रोजन गैस H2 आपस में निकलता है बाहर। चलो वो तीर नहीं लगाते बाद में। तो इसमें कौन कौन पदार्थ भाग लिया,
जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये और ये मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक हैं, और अभिक्रिया होने के उपरांत जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। तो नया पदार्थ कौन कौन सा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, तो ये दो उत्पाद हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। तो ये दो पदार्थ आपका अभिकारक हो गया। ये आपका अभिकारक है। अभिकारक मतलब अभिकारक का डिफिनीशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जानना है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, या अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद। तो ये बात हुई अभिकारक की और उत्पाद की। तो आप सभी लोग बात समझ गए होंगे। अभिकारक किसे कहते हैं, डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अभिकारक। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हो अभिक्रिया, या रासायनिक अभिक्रिया लिख लो। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, उस पदार्थ में तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, ठीक है, को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, उत्पाद किसे कहते हैं ये भी लिख लो। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई। तो आज की क्लास में इतने पढ़ना था आपको। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के साथ साथ अभिकारक और उत्पाद भी आपने पढ़ा। तो रासायनिक अभिकारक अभिक्रिया देखे ही, अब अभिकारक और उत्पाद को ही समझना है। बात आपके सबके समझ में आ भी गई है। तो अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ये ऊपर दो लिखी गई है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब बात ये होती है, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो का निशान लगा होता है। पहले आप समझ लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ये अभिकारक है रासायनिक अभिक्रिया के पहले, तो ऊपर वाला रिएक्शन में डालते हैं बेटा। ठीक है, देखो अभिकारक और उत्पाद, देखिए अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक एरो का निशान रहेगा, तीर का निशान रहेगा, उत्पाद। ठीक है, तो देखिए, और तीर का जो निशान होगा, तीर के जो नोक की निशान होगी, दिशा जो होगी, डायरेक्शन होगी, वो उत्पाद की ओर होगी, उत्पाद की तरफ होगी।
और हमेशा मैक्सिमम देखा जाता है लगभग हमेशा ही रिएक्शन में किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक लिखे जाएंगे वो तीर के बाईं ओर लिखे जाएंगे और उत्पाद तीर के दाईं ओर लिखे जाएंगे। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक एरो का निशान होता है, तीर का निशान होता है, और उस तीर की जो दिशा होती है वो उत्पाद की तरफ होगी, दाहिनी ओर होगी, मतलब उत्पाद हमेशा दाईं तरफ लिखा जाएगा। अब अभिकारक में जो पदार्थ हैं वो दो या दो से अधिक पदार्थ हैं तो उन पदार्थों के बीच में धन चिन्ह लगा दिया जाता है, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे इसमें दो पदार्थ थे अभिकारक में, एक जिंक था और एक सल्फ्यूरिक अम्ल था, तो दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा दिया गया। ऐसे उत्पाद भी अगर हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ उसमें हैं, तो उन सभी के बीच में हम क्या लगा देंगे, प्लस चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। अभिकारक उत्पाद किसे कहते हैं, अभिकारक को किसी भी रिएक्शन को देख करके आप बता ले जाएंगे कौन सा अभिकारक है, कौन सा उत्पाद है। रिएक्शन में तीर लगा होगा, तीर के ओर बाईं ओर जो होगा वो क्या होगा, अभिकारक, मतलब तीर की दिशा की तरफ जो उधर लिखा होगा वो उत्पाद होगा, बाकी बचा हुआ अभिकारक होगा। बात समझ में आ गई। अगर मान लेते हैं इसी चीज को हम ये इस प्रकार से, ऐसा लिखा नहीं जाता है कभी, लेकिन मान ले लिखा हुआ है इस प्रकार से लगा हुआ है, तब ये उत्पाद हो जाएगा। ये तीर की दिशा बता रही है कि ये उत्पाद है और ये अभिकारक है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा होता, लिखा इसी प्रकार से। अगर कहीं लिखा तो ध्यान रखिएगा, अभिकारक और उत्पाद। तो आपने देखा अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के उपरांत अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। तो आज की क्लास में आप सभी लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, रासायनिक समीकरण पढ़े और अभिकारक पढ़े और उत्पाद पढ़े। अब अगले क्लास में हम रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं का निरूपण, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखी जाएगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं का जो बैलेंस होगा, संतुलित करना, वो सीखेंगे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आप लोग ध्यान से स्टेप टू स्टेप पढ़ते चले जाइए, सारी बातें समझ में आएगी। और यदि कोई बात नहीं समझ पाते हैं, बात नहीं समझ में आती है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं, किसी भी माध्यम से मुझे बता सकते हैं। उस समस्या का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। कांटेक्ट नंबर नहीं याद है तो नोट कर लीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर 9918060776 है। यही कांटेक्ट नंबर, यही व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, जिसमें आपको सुविधा लगे। लेकिन आपको पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाना है, सारी व्यवस्था कंप्लीट करनी है। स्कूल और कॉलेज कोचिंग संबंध है तो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, ऐसा कि समझ में ना आए। अगर आप ध्यान से कंसंट्रेशन, एकाग्रता पूर्वक अगर आप पढ़ाई करते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, ठीक है। इसीलिए मैंने फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी शुरू कर दिया है। मैथ के वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहे हैं, वो भी कल से अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।